प्रिय दर्शकों, हमने पिछले किस्त में आपको एक कहानी के ज़रिए से कुछ अल्फाज लिखने सिखाए थे और ये भी बताया था कि किस तरह से आप कहानियों के ज़रिए से या गज़ल के ज़रिए से या नज़्म के ज़रिए से भी उर्दू ज़बान सीख सकते हैं। अच्छा, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, जिसे यूपी उर्दू एकेडमी ने इस मकसद के लिए पेश किया है या इस मकसद के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है कि हम आपको बहुत प्यारी, बहुत मीठी ज़बान उर्दू सिखा सकें। यूपी उर्दू एकेडमी ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि न सिर्फ ये कि आप उर्दू ज़बान सीखें, बल्कि उर्दू ज़बान में लिखी गई उन तहरीरों को या उन कहानियों को या उन कविताओं को, उन नज़मों और गज़लों को भी समझ सके कि जिनके ज़रिए से आप इस ज़बान की चाशनी से या इसकी मिठास से मज़ीद लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। तो इसी सिलसिले में हमने पिछली किस्त में शेख सादी शिराज़ी की कहानी या हिकायत बदशक्ल शहज़ादे की समझदारी, उन्वान में एक बार फिर लिख रही हूँ, बदशक्ल शहज़ादे की समझदारी। ये हमारा शीर्षक था या उन्वान था और इस कहानी का आधा हिस्सा हमने पढ़ा था। हो सकता है कि आपके जहन में वो हिस्सा महफूज हो और हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसे भूल भी चुके हैं। तो हम आपको फिर से बता दें कि किस्सा कुछ यूँ है, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बादशाह था और उसके कई बेटे थे, लेकिन उसका एक बेटा जो छोटे कद का था वो बदसूरत कह लीजिए, या ये कि उसके और दूसरे बेटों के मुकाबले में खूबसूरत नहीं था। वो लड़का छोटे कद का भी था। एक दिन बादशाह उसको ज़िल्लत भरी नज़रों से देख रहा था। वो लड़का समझ जाता है और वो अपने बाप से ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ बहुत हसीन, दिलकश और ख़ूबसूरत हो वो ही अक्लमंद हो या वो ही समझदार हो। और फिर वो मुख्तलिफ़ मिसालें भी देता है जो आप हमारी पिछली किस्म में देख सकते हैं। शहज़ादे की बातें सुनकर बादशाह और वज़ीर बहुत खुश होते हैं, मगर उसके भाई जो हैं कहीं ना कहीं उससे एक हसद का जज्बा अपने दिल में पाल लेते हैं। अब आगे की कहानी कि होता क्या है। मैंने सुना है कि उसी ज़माने में बादशाह को एक ज़बरदस्त दुश्मन का सामना करना पड़ा। गौर से सुनिएगा, इसलिए कि सवालात भी होंगे। मैंने सुना है कि उसी ज़माने में बादशाह को एक ज़बरदस्त दुश्मन का सामना करना पड़ा। जब दोनों तरफ की फ़ौजें आमने सामने आईं और लड़ाई शुरू करने का इरादा किया, तो सबसे पहले जो शख्स लड़ने के लिए मैदान में निकला वही बदसूरत शहज़ादा था। तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है, शख्स, शहज़ादा। तो सबसे पहले जो शख्स लड़ने के लिए मैदान में निकला वही बदसूरत शहज़ादा था और उसने पुकार कर कहा, मैं वो आदमी नहीं हूँ कि तुम लड़ाई के दिन मेरी पीठ देख सको। मैं ऐसा बहादुर हूँ कि तुम मेरा सर खाक और खून में लिथड़ा हुआ देखोगे। खाक और खून यानी मैं दुश्मन से लड़ते लड़ते जान दे दूँगा, मगर हिम्मत न हारूँगा। जो लोग खामखा लड़ाई पर आमादा होते हैं वो ख़ुद अपने खून से खेलते हैं, यानी मुफ्त जान गंवाते हैं, और जो लड़ाई के मैदान से भाग जाते हैं वो पूरी फ़ौज के खून से खेलते हैं। ये कहकर शहज़ादे ने दुश्मन की फ़ौज पर बहुत सख्त हमला किया और कई बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल कर दिया। जब बाप के सामने आया तो आदाब बजा लाया और कहा,
اے ابا جان، آپ نے میرے دبلے پتلے کمزور جسم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا اور ہرگز میرے ہنر کی قیمت کو نہ سمجھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پتلی کمر والا گھوڑا ہی لڑائی کے میدان میں کام آتا ہے، آرام اور آسائش میں پلا ہوا موٹا تازہ بیل کام نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیے، شہزادے نے نہ صرف یہ کہ پہلے تو زبانی اپنے باپ کو یہ بات سمجھائی کہ اگر اس کا قد چھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے کام نہیں کر سکتا، پھر اس کے بعد اس نے اس بات کا ثبوت بھی دیا جنگ میں جا کر کہ کس طرح سے وہ اپنے دشمنوں پر فتح پا سکتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور شہزادے کی طرف سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اب دیکھیے، ایک طرف فوج ڈبل تبل اور ایک طرف فوج بہت کم۔ اب یہاں شہزادے کی عقل مندی دیکھیے گا، کچھ نے بھاگنے کا ارادہ کیا، یعنی کچھ ساتھیوں نے سوچا کہ بھئی اب ہم لوگ اتنے کم ہیں تو ہم ہار جائیں گے۔ اس نے کہا چلو، کچھ نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ شہزادے نے ان کو للکارا اور کہا، اے بہادروں، کوشش کرو اور دشمن کا مقابلہ یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو۔ اس کی بات سن کر سپاہیوں کی ہمت بڑھ گئی اور سب دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مار بھگایا اور دشمن پر اسی دن فتح حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا اور روز بروز اس سے محبت بڑھنے لگی۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ بادشاہ جب اپنے اس لڑکے کے یا اپنے اس بیٹے کے بہت قریب آ گیا اور دونوں میں محبت بڑھنے لگی، تب بادشاہ نے ایک فیصلہ لیا کہ کیوں نہ ہم اس لڑکے کو اپنا ولی عہد بنا دیں، اور اس نے اپنے اس چھوٹے قد کے لڑکے کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ پھر سے سنیے، بادشاہ نے شہزادے کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا اور روز بروز اس سے محبت بڑھنے لگی اور اس کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ دوسرے بھائیوں نے یہ حال دیکھا تو حسد کی آگ میں جلنے لگی اور ایک دن بدشکل شہزادے کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس کی بہن نے کھڑکی سے دیکھ لیا اور شہزادے کو خبردار کرنے کے لیے کھڑکی کے دروازے زور سے بند کیے۔ شہزادہ اس کی آواز سے چونک پڑا۔ اب دیکھیے، یہ ہے اس کی عقل مندی یا اس کی ذہانت کہ بہن نے اس کو اشارہ دیا، ہنٹ کیا کہ کچھ خطرہ ہے اور وہ سمجھ گیا۔ شہزادہ اس کی آواز سے چونک پڑا اور اپنی ذہانت سے سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کھانا چھوڑ دیا اور کہنے لگا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ غور کیجیے گا اس جملے پہ، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بے ہنر لوگ زندہ رہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بے ہنر لوگ زندہ رہیں اور ہنرمند مر جائیں۔ اگر ہما دنیا سے ختم ہو جائے تب بھی کوئی شخص الو کے سائے میں آنا پسند نہ کرے گا۔ پہلے کہانی سن لیجئے، پھر جہاں جہاں بیچ میں مشکل الفاظ آئے ہیں اس کے معنی میں آپ کو یہاں لکھ کر بتاؤں گی۔ ہما اصل میں ایک پرندے کا نام ہے جو ایک خیالی پرندہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی انسان کے سر پر سایہ کر دے یا اس کے سر پر سے گزر جائے تو وہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ تو شہزادہ یہاں یہ مثال دے رہا ہے کہ اگر ہما دنیا سے ختم ہو جائے تب بھی کوئی شخص الو کے سائے میں آنا پسند نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، الو کے سائے میں ہم میں سے کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرے گا۔ باپ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو اس نے شہزادے کے سب بھائیوں کو بلایا، ان کو مناسب سزا دی۔ اب دیکھیے، ایک بادشاہ کی سمجھداری بھی، باپ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو اس نے شہزادے کے سب بھائیوں کو بلایا، ان کو مناسب سزا دی۔ اس کے بعد ہر ایک کو
अपने मुल्क का एक एक हिस्सा दे दिया ताकि आपस में झगड़ा फसाद ना करें। इस तरह ये फितना और फसाद ख़त्म हुआ। सच्ची बात यह है कि दो फ़कीर एक कंबल ओढ़कर आराम से लेट सकते हैं, लेकिन दो बादशाह एक मुल्क में नहीं रह सकते। अल्लाह का एक बंदा आधी रोटी खा लेता है और आधी दूसरे भूखे शख्स को दे देता है, मगर एक बादशाह का ये हाल होता है कि अगर दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर ले तब भी उसको बाकी दुनिया पर कब्ज़ा करने की फ़िक्र सवार रहती है। यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है। अब देखिए, हमने ये देखा कि किस तरह से उस समझदार शहज़ादे ने अपनी समझ और अक्ल से पहला काम तो ये किया कि हमारी जो फिज़िकल अपीयरेंस है या हमारा जो ज़ाहिरी लुक है या हमारा जो हुलिया है या जिस तरह के हम नज़र आते हैं, उसके बारे में कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। यानी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार कभी ना हो, क्योंकि निज़ाम कुदरत है कि उसने, या भगवान का ये निज़ाम है, ऊपर वाले का ये निज़ाम है कि उसने हर एक को खूबसूरत बनाया है। फिर यही बात आती है, बल्कि साबित होती है कि हम इंसानों ने कुछ चीज़ों को तय कर दिया है कि ऐसा नहीं ऐसा, तो ऐसा नहीं ऐसा, जबकि कुदरत ने कभी ये नहीं कहा कि अगर कोई शख्स छोटा है तो उसमें अक्ल नहीं होगी। कोई शख्स अगर बकौल हमारे सबके, हम इंसानों के, कि अगर किसी का रंग सांवला है या ज़्यादा काला है तो वो शख्स बदसूरत है, ऐसा नहीं होता। यहाँ देखिए कि सादी ने अपनी इस हिकायत के ज़रिए से हमें ये भी बताया है कि शहज़ादा छोटा कद का है, उसके अलावा भी कोई खूबसूरती की ऐसी निशानियाँ उसके पास नहीं है, पर वो अपने वजूद को साबित करता है। वो कहीं भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं है कि उसमें कुछ कमी है। वो अपने वालिद से बाकायदा तौर से सामने आकर ये बात कहता है। अगर हम में ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है, ये एतमाद अपने ऊपर है, तो हमसे कभी भी कोई कुछ भी कहे, ये ध्यान रखिए, बहुत अच्छी और बहुत अहम बात है, सीखने वाली बात है। इन हिकायतों का, ये इन कहानियों का मकसद ही ये है कि हम कुछ सीखें। तो अगर हमें अपने ऊपर एतमाद है तो कहता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। हम जानते हैं कि अल्लाह मियाँ ने या भगवान ने हमें जब बनाया था तो उसने हमें हर चीज़ से नवाजा है। हम क्यों किसी के कहने से अपने को कम महसूस करें। तो बहरहाल शहज़ादे ने न सिर्फ ये कि ये साबित किया कि वो किसी से कम नहीं है, उसने न सिर्फ अपनी बातों से ये बताया, न सिर्फ ये कि अपने बाप के सामने आकर पूरे एतमाद से अपनी बात कही, बल्कि उसने अमलन यानी जंग में हिस्सा लेकर और जीत कर ये साबित भी किया कि वो अपने तमाम भाइयों से ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए उसके बाप ने उसे अपना वली अहद या अपने बाद आने वाला बादशाह बनाया। तो आप ये देखिए कि किस तरह से सादी ने इस कहानी में हमें एक सबक दिया। पर अब हमारा जो मेन मकसद है, हमारी एकेडमी का, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का मकसद ये है कि न सिर्फ ये कि आप लिखना सीखें, पढ़ना सीखें, बल्कि इन चीज़ों को अपने जहन में भी रखें कि क्यों ना हम कुछ अच्छी बातें, कुछ वैल्यूज़ भी अदब के ज़रिए से सीखें। तो अब देखिए, यहाँ जो अल्फाज आए हैं उनकी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक लफ्ज़ इसमें आया दुश्मन, आप देख सकते हैं दुश्मन। अब इसमें कितने हर्फ आए हैं, अगर हम हिंदी में भी लिख देते हैं, चलिए, छोटी की मात्रा, दुश्मन, इसमें आए 1 2 3 4 हर्फ आए। बताइए मोहन, आप बताइए कौन कौन से हर्फ आए हैं इसमें। दाल, दाल, शीन, शीन, मीम, मीम,
नून, नून। क्या पढ़ेंगे इसको? दुश्मन। दुश्मन। अच्छा, कैसे पढ़ा? दाल पर आया पेश, जी, और शीन को हम इसमें जोड़ रहे हैं, तो ये इसके लिए एक निशान होता है, ये कहलाता है जज्म। जज्म का मतलब होता है प्लस का, ये निशान। अब इसको आप दाल नहीं पढ़ेंगे, ये जज्म है, जिसका मतलब होता है कि ये जो हर्फ है, अगर ये निशान किसी हर्फ के ऊपर लगा हुआ है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं, और आपके जो मुझसे पहले टीचर्स पढ़ा रहे थे वो भी बता चुके हैं आपको, लेकिन आपको जहन में रखना है, इसको भूलना नहीं है कि अगर किसी हर्फ के ऊपर ये निशान या ये सिंबल लगा हुआ है, जिसको कहते हैं जज्म, तो वो हर्फ अपने से पहले में मिलता है। और देखिए जज्म का प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है, JAZM, आप इसको जज्म पढ़ेंगे। तो ये जो सिंबल है, ये प्लस का सिंबल है, जिसको हम जज्म कहते हैं। तो मात्रा पेश की है, दाल शीन पेश दुश। फिर मीम पे क्या लगेगा? जबर, मीम नून जबर मन, इस पे फिर जज्म लग जाएगा, दुश्मन। हमने एक लफ्ज ये सीखा। जब हम खुद लिखेंगे तो अब हम देखेंगे कि कैसे इन हरफों को मुख्तसर किया गया, लेकिन देखिए दाल जो है वो पूरा लिखा जाएगा। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि कौन से हर्फ जो हैं वो मुख्तसर होके लिखे जाते हैं, कौन से पूरे। दाल, फिर हमने शीन को छोटा किया, फिर उसमें मीम लिया, और फिर नून पूरा रहेगा क्योंकि आखिर में है, दुश्मन। अच्छा, दुश्मन पे कोई जुमला बताइए। अब आपकी बारी। रेहान आप बताइए जुमला दुश्मन पे। आप जब किसी से आपकी लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं उसको? दुश्मन। दुश्मन। जुमला बोलेंगे तब क्या कहेंगे? तुम तो मेरे दुश्मन हो गए हो। तो लिख सकते हैं हम आराम से कि राजू मेरा दुश्मन है। ये हम ऐसे ही बोल देते हैं, कभी किसी से खफा होते हैं, लेकिन यहाँ जिस दुश्मन का जिक्र है वो जो लड़ाई में उसके सामने खड़ा हुआ है उसका जिक्र है। अच्छा, हम लफ्ज बोलते हैं खाह मखाह। लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ हमने लफ्ज पढ़ा एक, ये देखिए, इसको आप क्या पढ़ेंगे? खामखा। ठीक। अब इसमें देखिए हमने बार बार आपको बताया कि बाज़ जगह वाव जो है वो साइलेंट रहता है, उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। अगर हम वाव को पढ़ेंगे तो हम इसको खवा मखवा इस तरह, वो गलत होगा। वाव यहाँ चुप है, हम इसको पढ़ेंगे खाह मखा, यानी बेकार में ही कभी कभी लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो अब इसमें अब आप देखिए कि कितने कौन कौन से हर्फ आए ये बताइएगा। पहला हर्फ थे, वेरी गुड। उसके साथ प्लस हुआ वाव, अलिफ, फिर हे। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे कैसे शॉर्ट किया, खे को छोटा किया, वाव पूरा ही रहेगा चाहे कहीं भी आए, और अलिफ और हे पूरे आएंगे इसमें। हाँ, फिर दूसरे में क्या क्या आया? पहला हर्फ क्यों भाई? वो मीम। हाँ, फिर दूसरा खे, फिर तीसरा ये कहाँ जाएगा जो चुप है? ठीक, अलिफ हे। ठीक, ये आ गया ना। अब देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसलिए इसको लिखना सिखा रही हूँ कि फिर आप जब लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे। हमने कहा कि लिखने के बाद मीम को इतना सा लिया, छोटा कर दिया। अब देखिए खे का ऊपर का हिस्सा कैसे बन रहा है, ये देखिए बन गया। उसी में फिर हम वाव ले गए, फिर यहाँ ऐसे खाह मखा। इसको और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, जब हम जल्दी से लिखते हैं तो फिर ऐसे होता है खाह मखा। तो यहाँ मकसद आपको बताना ये है कि वाव कहीं कहीं, इसको वाव मादुला कहा जाता है, ये चुप रहता है, उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। तो खाह मखा। अच्छा, अब बल्कि मैं ये करती हूँ, मैं एक लफ्ज़ लिखती हूँ, उसमें आप बताइएगा कौन वो क्या पढ़ा जाएगा
اور اس میں کون کون سے حرف آئے ہیں؟ اب میں لکھتی ہوں، یہ بتائیے یہ اس میں استعمال ہوا ہے، چلیے پورے وہ بھی لگا دیتے ہیں، پوری ماترائیں یا آراب بھی لگا دی. بتائیے کیا لفظ ہے؟ محبت. محبت. ویری گڈ. اب اس میں کون کون سے حرف آئے؟ میم. میم پلس ہے کون سی والی ہے؟ چھوٹی والی. مار کھاؤ گے اب تم. بڑی والی ہے، لکھ رہی ہوں تب بھی. بے، پھر بے کے اوپر تشدید، بے 2 بار پڑھی جائے گی. پھر اس کے بعد تے. ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو، یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ جس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی. اس ایک لفظ میں اردو کے جو چاشنی ہے، جو مٹھاس ہے، وہ کہیں نہیں ملے گی. تو دھیان رکھیے اس چیز کو. محبت بڑا خوبصورت لفظ ہے، اور ہم نے کیا ہے کہ ہم محبت کو صرف ایک ہی معنی میں لے لیتے ہیں. کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی محبت اگر ہوگی تو کسی بھی لڑکے یا لڑکی کو ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. محبت تو بہت سارے رشتوں میں ہوتی ہے. ہم اپنے والدین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم اپنی بہن سے بہت محبت کرتے ہیں، دوستوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور دوستوں سے جو محبت ملتی ہے وہ کسی اور سے مل ہی نہیں سکتی. دوست تو ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ ہوتے ہیں. تو ایسا پاکیزہ لفظ ہے یہ. لیکن ہم نے کیا کیا، اس کو محدود کر دیا ہے. ہم نے اس کو صرف ایک جگہ تک محدود کر دیا، اور اس کے بعد اس لفظ سے ہم لوگ کہیں نہ کہیں بچتے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں جہاں محبت کا نام آیا، ارے بڑی خراب بات ہے. تو محبت تو ہم نے استاد سے بھی کرتے ہیں، تو کہاں سے خراب ہوا یہ لفظ؟ تو بہرحال، تو شہزادے نے یہ کہا، یہ دیکھیں یہ لفظ بھی یہی آیا ہے کہ جب شہزادے نے ثبوت دیا اپنی بہادری کا، تو اس کے باپ کی محبت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا. اب دیکھیے یہاں باپ بیٹے کی محبت، تو اس کے لیے یہ جو لفظ میں نے یہاں لکھا ہے جان بوجھ کے لکھا ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ محبت کی بہت ساری بہت اہم قسمیں ہیں. صرف ایک ہی رشتے کا نام محبت نہیں ہوتا ہے. تو خیر شہزادے نے ثبوت دیا اس بات کا. اچھا، ایک جملہ جو میں نے کہا تھا جس کی طرف آپ کو دھیان دینا ہے، وہ جملہ تھا کہ شہزادے نے کہا، کھانا جب اس نے چھوڑ دیا تو کھانا کھا رہا تھا اور بہن نے اس کو اشارہ دیا کہ کچھ خطرہ ہے، تو اس نے کہا کھانا چھوڑ دیا اور کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بے ہنر لوگ زندہ رہیں اور ہنرمند مر جائیں. اب دیکھیے یہاں لفظ آیا زندہ. آپ کو اس کا تلفظ یہ جندہ نہیں ہوگا، زندہ یاد رکھنا ہے. زے کی آواز نکالنی ہے. اور شہزادے نے کتنی اہم بات آپ کو سمجھا دی کہ اگر مان لیجئے اس دنیا کے تصور کے مطابق، ہم انسانوں کے خیال کے مطابق کہ بھئی فلاں شخص ایسا ہے تو اس میں صلاحیت نہیں ہوگی، اگر کوئی اس کو مان کر بہت اپنی شخصیت کو ختم کرنے لگے، اپنے آپ کو برباد کرنے لگے، تو دیکھیے کتنی یہ عجیب بات ہوگی. تو یہاں شہزادے نے یہ ہمیں سیکھ دی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جس کے پاس بہت ہنر ہے، بہت قابلیت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے راجیش آپ کو؟ جی میم. اس کو دھیان میں رکھیے. خاص طور سے یہ آپ جو نئی عمر کے لڑکے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو یہاں گرلز بھی بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی ہے، کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں ایک چیز کو لے کے اپنی ساری زندگی اب تو ختم ہو گئی، فل اسٹاپ لگ گیا. یہ دیکھیے کہ ایک ہنرمند شخص کے جس میں بے حد قابلیت ہے، جو بہت کچھ آگے زندگی میں کر سکتا ہے، وہ دوسرے بے ہنر لوگوں کی وجہ سے کیوں ختم ہو جائے بھائی؟ اب دیکھیے ایک لفظ آیا ختم، تو یہاں ختم نہیں ہوتا ہے، یہ لفظ ہوتا ہے ختم. خے کی آواز یہاں سے نکالیے گا. تو یہ دیکھیے کہ آج اس طرح سے ہم نے اس کہانی کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ یہ سیکھا کہ کس طرح سے ہم اپنے وجود کو باقی رکھ سکتے ہیں، بہت سارے الفاظ بھی سیکھے. آپ اگر اس کہانی کو بار بار سنیں گے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے، یا پھر آپ چاہیں تو اس کا پرنٹ آؤٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کتاب کا پرنٹ یہ موجود ہے، یہ ایک اردو لائبریری ہے ریختہ، وہاں بھی موجود ہے.
तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे या इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होगा, आपके दिमाग में अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपके पास बहुत सारे लफ्ज़ इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब हम उर्दू सीख रहे हैं, और हमें ये लगेगा कि उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का मकसद कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। ये बात हमेशा याद रखिए कि आपके होने से, आपके सीखने से हमारा वजूद है। हमारी मेहनत तभी ठिकाने लगेगी कि जब हमारे सामने लोग आकर ये कहें कि देखो, हमने उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम के ज़रिए से उर्दू सीखी है और हम अब इस राह में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो जुड़े रहिए हमसे। और एक सवाल और सुन लीजिए, जिसका जवाब चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में दें या आप हमें अलग से दें। फ़ोन करके भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपने एक बहुत मशहूर गज़ल सुनी होगी, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। ये शेर किस शायर की गज़ल से हमने लिया है? आपको ये बताना है कि ये शेर किस शायर का लिखा हुआ है या इस शेर का शायर कौन है। इसी शायर की एक और गज़ल बहुत मशहूर हुई थी। एक सवाल बस आखिरी, सीने में जलन आँखों में तूफान सकूं है, सीने में जलन आँखों में तूफान सकूं है, इस शहर में हर शख्स परेशान सकूं है। ये दोनों शेर एक ही शायर के हैं। इस शायर का नाम आपको बताना है और इन दोनों अशार को अगर याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना है। तो आज के लिए हमारा वक्त बस आपके साथ इतना ही था। हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बेहद शुक्रिया।